हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। बच्चों, जैसे कि आप सभी स्टूडेंट्स को पता ही होगा कि अब सभी स्कूलों में प्री बोर्ड के पेपर होने वाले हैं। तो फिलहाल अभी मैं आपको इस वीडियो में क्लास 10 सोशल साइंस का बिल्कुल ऑफिशियल सैम्पल क्वेश्चन पेपर देने जा रहा हूं, जो कि जितने भी सीबीएसई के स्कूल्स हैं सभी स्कूलों में ये पेपर मैं आपको ये 100% गारंटी दे रहा हूँ कि क्वेश्चन यहाँ से पूछा ज़रूर जाएगा। अगर आपने इस पेपर से तैयारी कर ली तो आपके एग्जामिनेशंस में आप 80 में 75 स्कोर कर सकते हो। ठीक है, तो एक एक क्वेश्चन की तैयारी जरूर कर लेना। यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन और आंसर्स भी मैं अभी आप लोग को यहाँ पर समझा दूंगा। तो बिना किसी देरी का चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और हाँ, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक और इम्पॉर्टेंट बात कि अगर आपने साइंस और सोशल साइंस का अगर सैम्पल क्वेश्चन पेपर वाली वीडियो नहीं देखी होगी, जो कि वो आपके प्री बोर्ड एग्जामिनेशन में वहाँ से भी क्वेश्चन आएंगे, तो उसकी भी वीडियो ऑलरेडी मैंने बना दी है। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, जाके आप देख सकते हो। ठीक है, इसके बाद जल्दी इंग्लिश का और हिंदी का जो भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वगैरह जो भी बच गया उसकी भी वीडियो जल्दी आ जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखे रहना। देखो, स्टार्टिंग में तो यहाँ पर कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन है, तो चाहो आप इसको पढ़ भी सकते हो, लेकिन फिलहाल इसको हम स्किप करते हैं। ऐसे बता दे रहा हूँ कि इसमें टोटल आपका 38 क्वेश्चन रहेगा। 4 सेक्शंस में क्वेश्चन डिवाइड रहेगा। सेक्शन ए आपका हिस्ट्री रहेगा, सेक्शन बी ज्योग्राफी रहेगा, सेक्शन सी पॉलिटिकल साइंस रहेगा और सेक्शन डी आपका इकोनॉमिक्स रहेगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सेक्शन ए से शुरू करते हैं। और पेपर का पैटर्न जैसे कि पता होगा कि इस बार से हमारा चेंज कर दिया गया है। 2026 बोर्ड परीक्षा से पेपर का पैटर्न चेंज हुआ है। तो हमारे प्री बोर्ड की परीक्षाओं में पेपर का पैटर्न जो है हमारे बोर्ड परीक्षा के जैसा ही आने वाला है, जैसा कि हमने हाफ ईयरली के पेपर में भी देखा था। अब क्या होगा, सेक्शन ए आपका हिस्ट्री पूरा रहेगा, फिर इसी प्रकार से सेक्शन बी आपका ज्योग्राफी रहेगा, सेक्शन सी सिविक्स रहेगा और फिर सेक्शन डी आपका इकोनॉमिक्स रहेगा। और सारे से 20-20 मार्क्स के क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो पहला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि थाउजेंड्स ऑफ पीपल फ्लेड यूरोप फॉर अमेरिका इन द 19th सेंचुरी ड्यू टू। अब देखो, हुआ गया था कि हजारों लोग जो थे वो यूरोप से अमेरिका भाग रहे थे 19th सेंचुरी में। तो क्यों भाग रहे थे, क्या कारण था? तो ऑप्शन दे रखा है जैसे वाइड स्प्रेड पुवर्टी एंड डेडली डिजीजेज। तो बिल्कुल यही आंसर इसका करेक्ट होगा, क्योंकि पुवर्टी जो गरीबी थी वो काफ़ी ज़्यादा फैल गया था, काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा था और डेडली डिजीज़ भी आ गया था, जो कि चिकन पॉक्स के बारे में आपने सुना हुआ होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। चलो आगे बढ़ें। आगे अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं। दिया गया है मैच द फॉलोइंग एंड चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। अब पहले इसको मैच कर लो और फिर इसका जो भी करेक्ट ऑप्शन होगा वो चूज़ करना है। ठीक है, अब जैसे फ्रेडरिक सोरियो है, तो आपने हिस्ट्री वाले चैप्टर में पढ़ा होगा, पहला ही चैप्टर में। फ्रेडरिक सोरियो कौन था? एक फ्रेंच आर्टिस्ट था। तो ऑब्वियस सी बात है ए का 4 होगा। इसके बाद स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, इसके हाथ में टॉर्च ऑफ इनलाइटमेंट है, तो ये हो गया टॉर्च ऑफ इनलाइटमेंट। फिर है फोरग्राउंड इन फ्रंट ऑफ द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, तो इसका हो जाएगा ये ऑप्शन 2, मतलब ये स्टेटमेंट 2, शैटर्ड रिमेन्स ऑफ एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशन। और सोरियोज टोपियन विजन, इसका हो जाएगा डेमोक्रेटिक सोशल एंड रिपब्लिक्स। तो यहाँ से देख लो ए का 4 कहाँ कहाँ पर है, ऑप्शन ए में है और ऑप्शन 4 में है, तो यही दोनों में से एक सही आंसर होगा। फिर है बी का 1, तो बी का 1 इसमें दोनों में है। फिर इसके बाद है सी का 2, तो सी का 2 इसमें आ रहा है, यानी कि ऑब्वियस सी बात है इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 1 होगा, ये आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, हु सेड व्हेन फ्रांस स्नीजेज द रेस्ट ऑफ यूरोप कैचेज अ कोल्ड। किसने ये कहा था कि जब फ्रांस सीखता है तो पूरे यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है? नेपोलियन ने कहा था? नहीं। मैटरनिक ने कहा था? बिल्कुल सही, ड्यूक मैटरनिक ने ये बात कही थी कि जब फ्रांस सीखता है तो पूरे यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, मैटरनिक। इसका पूरा नाम क्या था? ड्यूक मैटरनिक। चलो आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, द साइमन कमीशन केम टू इंडिया इन। साइमन कमीशन भारत में कब आया था? साइमन कमीशन भारत में कब आया था? 1925 को तो नहीं आया था, 1927 को। हाँ, बिल्कुल सही आंसर होगा। साइमन कमीशन भारत कब आया था? 1927 को। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। समझ में आ रहा है? ये जितने भी क्वेश्चन अभी मैंने आपको दिए हैं प्री बोर्ड के पेपर में, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके पेपर में पक्का पूछा जाएगा। इंपॉर्टेंट क्या, ये पेपर आपका छपकर आने वाला है, पेपर में ये सब सारे क्वेश्चन छपकर आने वाला है, तो इसको जरूर कर लेना अच्छे से। ऐसे तो ये तो हो गया, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपका हिस्ट्री से केवल 4 ही रहेगा, ज़्यादा क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस हिस्ट्री से नहीं पूछे जाएंगे। इसके बाद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आगे के भी जो हमारे और भी सब्जेक्ट हो गए, जैसे कि पॉलिटिकल साइंस है, ज्योग्राफी है या इकोनॉमिक्स है, उसमें आएगा, तो वो सब मैं आगे आपको बताऊँगा। पहले इसका जो भी शॉर्ट लॉन्ग में क्वेश्चन है इसको अब यहाँ पर हम एक एक करके देख लेते हैं।
जैसे कि आपसे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है कि हाउ वाज द सिल्क रूट एन एग्जाम्पल ऑफ प्री मॉडर्न ट्रेड एंड कल्चरल एक्सचेंज, गिव टू एग्जाम्पल्स। आपको दो एग्जाम्पल्स देने हैं जिसमें आपको बताना है कि कैसे जो सिल्क रूट है एक एग्जाम्पल है प्री मॉडर्न ट्रेड का और कल्चरल एक्सचेंज का। प्री मॉडर्न ट्रेड और कल्चरल एक्सचेंज का ये जो है सिल्क रूट जो है एक एग्जाम्पल है। आप कैसे बता सकते हो, इसका दो एग्जाम्पल बताना है। देखो आप इसका आंसर जो है थोड़ा सा बड़ा है, बना के लिखना पड़ेगा कि जो सिल्क रूट था वो कहाँ कहाँ से कनेक्टेड था, जैसे एशिया, यूरोप, अफ्रीका, इन सब से कनेक्टेड था, वो सब आपको लिखना है। फिर उसमें क्या क्या ट्रेड वगैरह होता था, जैसे सिल्क, स्पाइसेस, प्रीशियस गुड्स, ये सब आपको वहाँ पर बना बना के थोड़ा सा लिखना पड़ेगा। ओके, साथ ही रिलीजियस, एक मिनट, साथ ही इसमें आप ये भी एक पॉइंट लिख सकते हो कि रिलीजियस का भी उसमें एक्सचेंज होता था, तो वो सब आपको यहाँ पर लिखना है। तो फिलहाल इसको बना के आप लोग लिख लेना, मैंने आपको आंसर यहाँ पर समझा दिया है। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है हाउ डिड द साल्ट मार्च बिकम एन इफेक्टिव टूल ऑफ रेसिस्टेंस अगेंस्ट ब्रिटिश रूल। अब देखो क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि जो साल्ट मार्च है वो एक इफेक्टिव टूल कैसे था अगेंस्ट ब्रिटिश रूल के खिलाफ, मतलब ब्रिटिश रूल के खिलाफ जो साल्ट मार्च था वो एक इफेक्टिव टूल कैसे था, इसको आपको एक्सप्लेन करना है, रीज़न देकर एक्सप्लेन करना है। तो इसमें भी आप आंसर जो है बना कर अपने तरीके से लिख सकते हो। एंड क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 7 दिया गया है कि व्हाट वाज द मेन एम ऑफ द ट्रीटी ऑफ वियना। ट्रीटी ऑफ वियना का मेन एम क्या था एंड व्हाट वेयर द मेन प्रोविजंस ऑफ दिस ट्रीटी, इस ट्रीटी का मेन प्रोविजंस क्या था। और एक क्वेश्चन इसमें भी और ऐड कर दिया गया है, इटली कैसे यूनिफाइड हुआ। तो यहाँ पर आपसे 3 क्वेश्चन पूछा गया है। पहला, ट्रीटी ऑफ वियना का मेन एम क्या है। दूसरा कि ट्रीटी का ये जो ट्रीटी ऑफ वियना था इसका क्या प्रोविजंस था, और इटली कैसे यूनिफाइड हुआ था, ये सब आपको यहाँ पर लिखना है। तो आंसर थोड़ा सा लॉन्ग है, इसको देख लेना और इसको कर लेना, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आपके पेपर में 110% मैं कह रहा हूँ, पेपर में आपका ये छपकर आने वाला है। ठीक है, और एक क्वेश्चन आपका केस स्टडी बेस्ड में रहेगा, ये 4 नंबर का क्वेश्चन रहेगा आपका केस स्टडी बेस्ड में। ठीक है, ऐसे यहाँ पर मार्किंग जो है नहीं किया गया है, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये आपका 5 मार्क्स में रहेगा, ये 3 मार्क्स में रहेगा, ये 2 मार्क्स में रहेगा, और ऊपर का जो 4 क्वेश्चन था 1-1 मार्क्स करके 4 क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तो 20 मार्क्स का क्वेश्चन आपका यहाँ से पूछा जाएगा हिस्ट्री से। तो यहाँ पर आप केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन देख लो, इसको स्क्रीनशॉट कर लेना। एंड यहाँ पर देखो कुछ क्वेश्चन दिए गए होंगे, 8.1 में यहाँ पर एक क्वेश्चन है, 8.2 में है और 8.3 में है, तो इन क्वेश्चन को कर लेना। ठीक है, ये प्रैक्टिस कर लेना, पेपर में ये जो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है ये भी आपका आ जाएगा। इसके बाद मैप स्किल बेस्ड क्वेश्चन भी आपका हिस्ट्री से 2 मार्क्स में पूछा जाएगा। तो 2 क्वेश्चन आपका यहाँ से ये पूछा जा सकता है कि द प्लेस वेयर द सिविल डिसऑबीडियंस मूवमेंट वाज लॉन्च्ड, जहाँ पर सिविल डिसऑबीडियंस मूवमेंट लॉन्च हुआ था वो प्लेस कौन सा था, तो वो आपको यहाँ पर मैप वर्क में दिखाना होगा। फिर द सिटी वेयर इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन वाज हेल्ड इन सितंबर 1920, सितंबर 1920 में कौन से सिटी में इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन हेल्ड हुआ था। तो ये दोनों क्वेश्चन आप लोग अच्छे से कर लेना, मैप में बनाने के लिए सीख लेना। क्वेश्चन आपका ये 100% पूछा जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े तो आपका ये जो हिस्ट्री वाला पोर्शन है, हिस्ट्री वाले पोर्शन से जो भी क्वेश्चन आएंगे ये मैंने यहाँ पर करवा दिए हैं। आगे आते हैं, और जो आपका सेक्शन बी रहेगा ज्योग्राफी, इसमें से 20 मार्क्स का क्वेश्चन कौन कौन सा रहेगा ये आपको मैं अब यहाँ पर एक एक करके बताता हूँ। आपका यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट इज़ फाउंड इन हैवी रेनफॉल एरियाज। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हैवी रेनफॉल एरियाज में किस टाइप के फॉरेस्ट पाए जाते हैं। थॉर्निंग फॉरेस्ट पाया जाता है, नहीं। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट पाया जाता है, बिल्कुल सही। तो ये इसका राइट आंसर होगा, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। ठीक है, हैवी रेनफॉल एरियाज में ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। इसके बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर 11 देखें, जो कि ये भी क्वेश्चन आपके पेपर में 100% छप कर आने वाला है, जिसमें यहाँ पर एलुवियल सॉइल के बारे में दिया गया है कि ये शुगर केन के ग्रोथ के लिए आइडियल होता है, चाहे वो पैडी हो, वीट हो, इन सब के लिए ये आइडियल होता है, इनके ग्रोथ के लिए आइडियल होता है। ठीक है ना। अब आपसे यहाँ पर बोला जा रहा है, क्वेश्चन मार्क दे दिया गया है, इन दोनों में आपको भरना है क्या होगा, और बोला जा रहा है कि क्या इसमें से कौन सा ऐसा है जो कि कॉटन के ग्रोथ के लिए आइडियल होता है, और यहाँ पर है सूटेबल क्रॉप्स लाइक कैस्यू नट, जो कि कैस्यू क्रॉप्स के लिए सूटेबल होता है। कौन सा यहाँ पर सॉइल होगा। तो ब्लैक, देखो इसमें 2 ही फिल करना है, बट इसमें यहाँ पर 3 दे दिया गया है, तो ये तो ऑप्शन में होगा नहीं। बाकी लेटराइट सॉइल ये इसके लिए ऑप्शन नहीं होगा, लेटराइट और ब्लैक सॉइल, क्योंकि जो लेटराइट सॉइल आपका ये जो
आइडियल फॉर ग्रोइंग कॉटन है, ये ब्लैक सॉइल के लिए होता है, ना कि लेटरेट सॉइल के लिए। तो ऑप्शन ये आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। ये आपका ब्लैक सॉइल हो जाएगा और ये इसका लेटराइट सॉइल होगा। ये ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है, ये उल्टा दे दिया गया है, ठीक है। तो डी वाला करेक्ट होगा। समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इसका अब आगे क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज मैन्युफैक्चर्स टेलीफोन्स कंप्यूटर ईटीसी। अब यहाँ पर आपको कुछ इंडस्ट्रीज़ के नाम दे दिए गए, जैसे स्टील इंडस्ट्रीज़, एल्युमिनियम स्मेल्टिंग, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज़ या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज़। तो अब आपको यहाँ पर बताना है कि इनमें से कौन सा जो इंडस्ट्रीज़ है वो टेलीफोन या फिर कंप्यूटर जैसा मैन्युफैक्चर करता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज। समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं। आगे नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट फॉरेस्ट इन स्टेट्स लाइक जम्मू एंड कश्मीर, आंध्र प्रदेश एंड केरला। अब यहाँ पर फॉरेस्ट को लेकर यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, बताना है कि जम्मू एंड कश्मीर, आंध्र प्रदेश और केरला से रिलेटेड आप इसमें से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो सही है। अब जैसे ए में दिया गया है कि मोस्ट फॉरेस्ट आर रिजर्व्ड और प्रोटेक्टेड बाय द गवर्नमेंट, तो बिल्कुल सही आंसर आपका यही होगा कि इनमें ज़्यादातर जो फॉरेस्ट होती है वो रिजर्व्ड रहता है, प्रोटेक्ट करा जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। तो ऑब्वियस सी बात है, ये आपका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। इसमें दिया गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज़ मेड रूफ टॉप वाटर हार्वेस्टिंग कंपलसरी इन इंडिया। अब यहाँ पर इंडिया के कुछ स्टेट्स दिए गए हैं, आपको बताना है कि इंडिया के इन स्टेट्स में से किस स्टेट में जो ये रूफ टॉप वाटर हार्वेस्टिंग होता है, रूफ टॉप वाटर हार्वेस्टिंग होता है, ये कंपलसरी होता है। तो इसमें ऑप्शन दे रखा है जैसे हरियाणा, तो ये तो नहीं होगा, पंजाब भी नहीं होगा, असम भी नहीं होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी तमिलनाडु। तमिलनाडु में ये कंपलसरी है, ठीक है। रूफ टॉप वाटर हार्वेस्टिंग ये तमिलनाडु में कंपलसरी है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। दिया गया है, व्हाट इज़ द मेन गोल ऑफ द प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। अब प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का मेन गोल क्या है? प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का मेन गोल क्या है? तो इसमें ऑप्शन दे रखा है, रिड्यूस वाटर यूज फ्रॉम बिग डैम्स। ऑप्शन बी यहाँ पर दिया गया है, प्रोवाइड बेटर इरीगेशन एंड सेव वाटर फॉर फार्मर्स। बिल्कुल सही आंसर होगा कि प्रोवाइड बेटर इरीगेशन, एक अच्छी इरीगेशन प्रोवाइड करना और वाटर सेव करना फार्मर्स के लिए। तो यही आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो यहाँ पर जितने भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे ये तो यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पर जो भी शॉर्ट लॉन्ग में है ये 2 मार्क्स में या 3 मार्क्स में जो भी आपका यहाँ पर पूछा जाएगा, 2 और 3 मार्क्स में पूछा जाएगा, और ये आपका यहाँ 5 मार्क्स में है, और एक केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है जो कि ये 4 मार्क्स में है। अब जैसे यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि नेम वन स्टेपल क्रॉप ऑफ इंडिया एंड द रीजन वेयर इट इज़ प्रोड्यूस्ड। आपसे एक यहाँ पर एक स्टेपल क्रॉप जो कि भारत में पाया जाता है उसका नाम लिखना है, और ये कहाँ कहाँ पर प्रोड्यूस्ड होता है ये भी आपको यहाँ पर लिखना है। तो एक स्टेपल क्रॉप हो गया जैसे कि राइस कहाँ कहाँ पर पाया जाता है, तो जैसे वेस्ट बंगाल हो गया, उत्तर प्रदेश में पाया जाता है, फिर बिहार में पाया जाता है, उड़ीसा, तमिलनाडु, इन सब स्टेट्स में पाया जाता है, ठीक है। आंसर हो गया। इसके बाद इसी में पूछा गया है कि डिस्क्राइब द जोग्राफिकल कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ राइस। अब राइस के ग्रोथ के लिए जो भी जोग्राफिकल कंडीशंस होता है वो आपको लिखना है। तो इसका आंसर थोड़ा सा बड़ा है, आपको बना के थोड़ा लिखना पड़ेगा। जैसे राइस के लिए हाई टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, लगभग 25 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा, ठीक है। तो ये सब आपको थोड़ा सा इसमें बना के लिखना पड़ेगा। जैसे इसमें आपको हैवी रेनफॉल की ज़रूरत होगी, लगभग 100 से 200 सेंटीमीटर। इसमें एक अच्छी एलुवियल सॉइल या फिर क्ले सॉइल का ज़रूरत होता है। समझ में आया ना? तो ये सब आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 17 है, व्हाट आर बेसिक इंडस्ट्रीज़। बेसिक इंडस्ट्रीज़ किसको बोला जाता है? देखो, बेसिक इंडस्ट्रीज़ वैसे इंडस्ट्रीज़ को बोला जाता है जो कि रॉ मटेरियल सप्लाई करता है किसी दूसरे इंडस्ट्रीज़ को, उसको बोला जाता है बेसिक इंडस्ट्रीज़। अब जैसे इसका एग्जाम्पल लिखना है तो इसका एग्जाम्पल हो गया जैसे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, ठीक है। एंड फिर बोला गया डिस्कस द स्टेप्स टू बी टेकन टू मिनिमाइज इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन बाय इंडस्ट्री। अब ये तो आपको बनाकर लिखना है कि कुछ स्टेप्स आपको लिखने हैं जिससे कि ये जो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन जो कि इंडस्ट्रीज़ के द्वारा होता है ये कम हो सके। तो ये इसको थोड़ा सा बना के आपको लिखना पड़ेगा कि जैसे वेस्ट मटेरियल का रिसाइकिल या फिर रीयूज़ करो, ट्री प्लांट करो, ठीक है। ये सब आपको यहाँ पर
लिखना पड़ेगा। अब क्वेश्चन नंबर जो 18 है, इसमें आपका केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको आप स्क्रीनशॉट कर लेना। ये देख लो पूरा यहाँ पर पैसेज दिया गया है, ठीक है। और इसका क्वेश्चन जो है आपसे यहाँ पर पूछा गया है, जैसे व्हाई डू यू थिंक इज़ ग्लोबल वेस्ट एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज बाय 2050। इसका आंसर जो है खोजना पड़ेगा यहाँ से और लिखना पड़ेगा, ठीक है। या फिर आपने इस तरीके से भी बना के लिख सकते हो, या फिर इसमें और भी 3 क्वेश्चन है, इसको अपने से कर लेना, ठीक है ना। इसके बाद ज्योग्राफी से कुछ मैप बेस्ड क्वेश्चंस भी आएंगे, जैसे कि आप यहाँ पर देख लो, यहाँ पर 1 का PQ दिया गया है, दोनों में से कोई एक बना सकते हो। और यहाँ पर 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, तीनों में से कोई सा भी 2 यहाँ से भी आप कर सकते हो, ठीक है ना। तो इसका मैप वर्क होगा, मैप वर्क अपने से इसको कर लेना मैप में, बट करना ज़रूर। ये भी क्वेश्चन 100% जितने भी आपको मैं यहाँ पर क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके पेपर में आने वाले हैं, तो एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है। देन आ जाते हैं सेक्शन सी में, जो कि है पॉलिटिकल साइंस। इसमें से भी 20 मार्क्स का ही क्वेश्चन पेपर में रहेगा। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 20 आपसे यहाँ पर पूछा गया है, कंसीडर द फॉलोइंग 2 स्टेटमेंट्स ऑन पावर शेयरिंग। अब पावर शेयरिंग से रिलेटेड आपका यहाँ पर 2 स्टेटमेंट दिया गया है, जैसे पावर शेयरिंग इज़ गुड फॉर डेमोक्रेसी। क्या स्टेटमेंट सही है? बिल्कुल ट्रू है, स्टेटमेंट ट्रू है। जो पावर शेयरिंग होता है ये डेमोक्रेसी के लिए अच्छी होती है। बी में दिया गया है कि इट हेल्प्स टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कन्फ्लिक्ट। ये भी सही है कि इसमें कन्फ्लिक्ट, 2 गुटों के बीच में जो टकराव होता है उसकी पॉसिबिलिटी को ये रिड्यूस कर देता है, तो ये भी सही है। मतलब ये जो स्टेटमेंट ए बी है ये दोनों ही ट्रू है। तो इसमें देख रहे हैं, इसमें ए ट्रू बी फॉल्स है, ये नहीं होगा, बोथ ए एंड बी आर ट्रू। ये ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर इसमें 21 दिया गया है, हु अमंग द फॉलोइंग इज द फाउंडर ऑफ द बहुजन समाज पार्टी। क्वेश्चन दिया गया है कि बहुजन समाज पार्टी का फाउंडर किसने खोज करा था? कांसीराम ने करा था, साहू महाराज ने करा था, BR अम्बेडकर ने करा था, या फिर ज्योतिबा फूले ने करा था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कांसीराम ने करा था, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आगे 22 दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑन द कनकरेंट लिस्ट। इसमें से कौन सा कनकरेंट लिस्ट में शामिल है? कनकरेंट लिस्ट में कौन सा शामिल है? फॉरेन अफेयर्स नहीं है, एजुकेशन है, तो ये आपका राइट आंसर होगा। बाकी एटॉमिक एनर्जी नहीं है, डिफेंस नहीं है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 आ गए। यहाँ पर फिर से असर्शन रीजन में क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पे असर्शन रीजन में क्वेश्चन है, पहले यहाँ पर असर्शन देख लेते हैं। दिया गया है, फोकसिंग ओनली ऑन कास्ट कैन हार्म डेमोक्रेसी। ये बिल्कुल सही है, ट्रू है। अगर हम सिर्फ कास्ट पे फोकस करेंगे तो इससे डेमोक्रेसी हार्म होगी, ठीक है, ट्रू है। आगे रीजन में इसका दिया गया है कि इट डिस्ट्रैक्ट्स फ्रॉम अदर इंपॉर्टेंट इश्यूज़। ये अदर इंपॉर्टेंट इश्यूज़ को डिस्ट्रैक्ट करेगा, बिल्कुल। एंड काउज कॉन्फ्लिक्ट्स और वायोलेंस, और कॉन्फ्लिक्ट और वायोलेंस भी ये का कारण भी बन सकता है, तो ये भी ट्रू है। और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है सेशन का, सो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कि बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेन्स ए, ठीक है। तो ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इसके कंप्लीट हो चुके हैं। आगे आ जाते हैं और इसका जो भी शॉर्ट लॉन्ग में पूछा जाएगा इसको देख लेते हैं। जैसे इसमें क्वेश्चन पूछा गया है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, हाईलाइट एनी 2 की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। फेडरलिज्म का आपको यहाँ पर 2 की फीचर्स लिखना है, 2 की फीचर्स लिखना है फेडरलिज्म का। अब जैसे फेडरलिज्म में क्या होता है कि जो पावर होता है ये सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में शेयर्ड होता है, तो इसमें आप यही चीज़ में लिख सकते हो कि पावर इज शेयर्ड बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। इसमें क्या होता है कि बोथ जो गवर्नमेंट होती है वो इंडिपेंडेंट होती है, ठीक है, यानी कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट ये दोनों की दोनों जो गवर्नमेंट होती है ये इंडिपेंडेंट होती है अपने एरियाज़ में, तो ये दोनों आप इसमें लिख सकते हो। इसे और भी बहुत सारे होते हैं बट आप ये 2 लिख लेना। क्वेश्चन नंबर 25 है, इन इंडिया वुमेन फेस अनफेयर ट्रीटमेंट इन मैनी वेज। भारत में महिलाओं को कई तरह का सामना करना पड़ता है, अनफेयर ट्रीटमेंट उनको मिलता है। तो नेम 2 एरियाज़ ऑफ लाइफ वेयर यू सी दिस इनक्वालिटी। तो 2 एरियाज़ का नाम लिखो जहाँ पर आपको इस तरह की इनक्वालिटी देखने को मिलती है। तो 2 एरियाज़ हो गए, जैसे कि एजुकेशन में हमें इस तरह की इनक्वालिटी देखने को मिलती है, एम्प्लॉयमेंट में देखने को लिए मिलती है, तो वो सब आप यहाँ पर एक्सप्लेन कर लेना, ठीक है। ये भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, हाउ डज डेमोक्रेसी हेल्प पीपल लिव पीसफुली एंड हारमोनियसली, गिव 2 रीज़न। अब आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि जो डेमोक्रेसी है वो कैसे लोगों को शांति से जीना सिखाती है और हारमोनियसली यानी कि एक बना के रखती है। 2 कारण आपको लिखना है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले चीज़ की जो डेमोक्रेसी होती है
इससे जो भी कन्फ्लिक्ट्स होता है वो रिजॉल्व्स होता है। पहला चीज़ एक आप ये लिख सकते हो। दूसरा कि इससे इक्वालिटी और राइट सभी सिटीजन्स को मिलता है, और ख़ास करके जो भी माइनॉरिटी ग्रुप्स होते हैं वो भी डेमोक्रेसी से प्रोटेक्ट रहते हैं। तो ये सब पॉइंट्स आप इसमें लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 27 है, पॉलिटिकल पार्टीज प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन द अफेक्टिव वर्किंग ऑफ अ डेमोक्रेसी एक्सप्लेन। अब ये जो यहाँ पर सेंटेंस है इसको एक्सप्लेन करना है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है वो एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती है एक मतलब डेमोक्रेसी को अच्छा बनाने में। कैसे? डेमोक्रेसी को इफ़िशिएंट बनाने में, इफेक्टिव बनाने में पॉलिटिकल पार्टीज़ एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती है। इसको एक्सप्लेन करना है। 5 मार्क्स में आपसे ये जो क्वेश्चन है पूछा गया है, थोड़ा सा बड़ा करके आंसर इसका आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा बड़ा के करके बना के अपने से लिख लेना। ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 जो है यहाँ पर आपसे एक केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया है, इसको पढ़ना है। एंड नीचे यहाँ पर देख लो, ये जो क्वेश्चन दिए गए हैं ये आपको आंसर देना है। इसका आंसर जैसे आपसे पूछा गया है, स्टेट एनी टू डिमांड्स ऑफ तमिल्स इन श्रीलंका। अब श्रीलंका में जो तमिल्स लोग थे वो कौन कौन से डिमांड करते थे? कोई दो ही डिमांड आपको लिखने हैं। जैसे वो डिमांड करते थे रीजनल ऑटोनॉमी का, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ का, ठीक है, तमिल को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया जाए, ये सब के लिए। ठीक है, ये सब डिमांड करते थे, वो सब आपको लिखना है। फिर आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया, स्टेट द रिजल्ट्स ऑफ द मेजोरिटेरियन गवर्नमेंट इन श्रीलंका। जैसे कि चैप्टर पढ़ा होगा पावर शेयरिंग, तो आपको पता होगा कि श्रीलंका में मेजोरिटेरियन वाला गवर्नमेंट चला था। तो जो भी यहाँ पर उसका रिजल्ट रहा वो आपको यहाँ पर लिखना है। तो इसमें क्या हुआ था कि दो गुटों के बीच में डिस्टरप्ट हो गया था, कन्फ्लिक्ट पैदा हो गया था। तो वो सब आपको यहाँ पर उसी तरह से बना के लिखना है। एंड यहाँ पर एक क्वेश्चन और है कि एक्सप्लेन एनी टू प्रोविजंस ऑफ द बेल्जियम मॉडल ऑफ पावर शेयरिंग। तो इसको एक्सप्लेन करना है। ओके, तो यहाँ पर सेक्शन सी आपका जो भी पॉलिटिकल साइंस वाला पार्ट था वो भी खत्म हो चुका है। सेक्शन डी में आ जाते हैं, दैट इज़ इकोनॉमिक्स। यहाँ से भी 20 मार्क्स का क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आएगा। क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन में 29 है, अंडर एम्प्लॉयमेंट इज़ काउज्ड व्हेन। जो अंडर एम्प्लॉयमेंट है ये अंडर एम्प्लॉयमेंट का कारण है। अंडर एम्प्लॉयमेंट का कारण इनमें से क्या? तो दिया गया है मोर वर्कर्स आर एम्प्लॉयड देन एक्चुअली रिक्वायर्ड। तो बिल्कुल यही सही आंसर होगा। अंडर एम्प्लॉयमेंट कब होती है? जब ज़्यादा जो वर्कर्स होते हैं वो एम्प्लॉयड होते हैं जितना का एक्चुअली रिक्वायर्ड होता है। हमें ज़रूरत नहीं है लेकिन फिर भी वर्कर्स वहाँ पर काम कर रहे हैं, उसी को ना अंडर एम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। तो बस यही ऑप्शन ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बाकी हमें पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर आगे यहाँ पर इसका 30 दिया गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इश्यूज करेंसी नोट्स इन इंडिया। बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पेपर में ये भी क्वेश्चन आपका 100% पूछा जाता है कि इसमें से कौन ऐसा है जो कि इंडिया में करेंसी को इश्यू करता है। फाइनेंस मिनिस्टर? नहीं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? बिल्कुल सही, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यही ना निकालता है नोट। ठीक है, ये करेंसी इश्यू करता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, विच ऑफ द फॉलोइंग नावरिंग कंट्रीज हैज़ बेटर परफॉर्मेंस इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट दैन इंडिया। अब आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि इसमें से भारत का कौन सा वो पड़ोसी देश है जो कि बेटर परफॉर्मेंस है ह्यूमन डेवलपमेंट में इंडिया से बेटर परफॉर्मेंस रखता है। बांग्लादेश नहीं है, श्रीलंका हाँ ये है, फिर नेपाल नहीं है, पाकिस्तान नहीं है। आपका ये ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा, श्रीलंका। क्वेश्चन नंबर अब आगे यहाँ पर 32 है, द स्टील इंडस्ट्री इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ विच सेक्टर। जो स्टील इंडस्ट्री है ये किस सेक्टर का एग्जाम्पल है? प्राइमरी सेक्टर का है, सेकेंडरी का है, टर्सरी का है या फिर एग्रीकल्चर का है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सेकेंडरी। ठीक है, सेकेंडरी सेक्टर का है स्टील इंडस्ट्री। क्वेश्चन नंबर अब आगे यहाँ पर 33 है, विच ऑफ दिस स्टेटमेंट्स इज़ ट्रू। इसमें से जो सही स्टेटमेंट है वो आपको यहाँ से चूज़ करना है। जैसे स्टेटमेंट ए में दिया गया है कि डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स इज़ एन एडवांटेज ऑफ बार्टर, तो ये नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन बी है कि मनी एलिमिनेट्स द नीड फॉर डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, तो बिल्कुल ये आपका सही आंसर होगा कि डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स से क्या होता है कि मनी एलिमिनेट्स हो जाता है। ठीक है, तो यही आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आगे 34 है, प्रोडक्शन ऑफ अ कमोडिटी मोस्टली थ्रू द नेचुरल प्रोसेस इज़ एन एक्टिविटी इन डैश सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर होगा, सेकेंडरी होगा, टर्सरी होगा या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होगा। तो इसका जो सही आंसर है ये आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1 हो जाएगा,
प्राइमरी, तो इसमें प्राइमरी सेक्टर होगा कि प्रोडक्शन ऑफ ए कमोडिटी मोस्टली थ्रू द नेचुरल प्रोसेस इज एन एक्टिविटी इन प्राइमरी सेक्टर। तो ये यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं मल्टीपल चॉइस वाले। अब यहाँ पर शॉर्ट लॉन्ग में क्वेश्चन देख लो, ये आपका 3 मार्क्स में क्वेश्चन जो है दिया गया है, ठीक है। एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव ऑफ इम्प्लीमेंटिंग द महात्मा गांधी नरेगा 2005। ये जो नरेगा 2005 था, इसका क्या ऑब्जेक्टिव था, आपको ये ऑब्जेक्टिव यहाँ पर लिखने के लिए बोला गया है। जैसे इसका ऑब्जेक्टिव था कि पुवर्टी को कम करना, एसेट्स को क्रिएट करना, एम्पावरमेंट, ठीक है, ये सब आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। तो कम से कम 3 पॉइंट देना, चूँकि 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 36 है, वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट दैट लोन्स फ्रॉम बैंक्स एंड फॉर्मल सोर्सेज आर अवेलेबल टू एवरीवन फॉर नेशनल डेवलपमेंट। ये भी आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंट दैट वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट दैट लोन्स फ्रॉम बैंक्स एंड फॉर्मल सोर्सेज, बैंक्स और फॉर्मल सोर्सेज से जो हम लोन्स लेते हैं, जो कि हर किसी के लिए अवेलेबल होता है, ये नेशनल डेवलपमेंट के लिए इम्पॉर्टेंट क्यों होता है, क्यों इम्पॉर्टेंट होता है। थोड़ा सा आंसर इसको बना के लिखना पड़ेगा, ठीक है। बहुत तरीके से आप इसको आंसर्स को लिख सकते हो, तो आंसर ज़रूर कर लेना, क्योंकि पेपर में ये भी क्वेश्चन आपका 100% पूछा जाने वाला है, ठीक है। क्वेश्चन में 37 है, हाईलाइट द सिग्निफिकेंट 3 फैक्टर्स दैट हैव कंट्रीब्यूटेड टू द ग्रोथ ऑफ ग्लोबलाइजेशन। आपको यहाँ पर ऐसे 3 फैक्टर्स लिखने हैं जो कि ग्लोबलाइजेशन के ग्रोथ के लिए सिग्निफिकेंट होता है। ग्लोबलाइजेशन के ग्रोथ के लिए कौन कौन से ऐसे 3 फैक्टर्स होते हैं जो कि सिग्निफिकेंट होता है, वही आपको यहाँ पर लिखना है। तो इसमें भी आप कई तरीके से आंसर्स को लिख सकते हो, जैसे 3 फैक्टर हो जाएगा, जैसे एडवांसेस इन टेक्नोलॉजी, ट्रेड लिबरलाइजेशन, मल्टीनेशनल कंपनीज, ये सब आप दे सकते हो एग्जाम्पल में, या फिर आपको आपके माइंड में अगर कोई और दूसरा आ रहा हो तो वो भी आप दे सकते हो। एंड लास्ट क्वेश्चन नंबर 38 है कि प्राइवेटाइजेशन कैन हैव बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इफेक्ट्स ऑन द इकोनॉमी। ये जो प्राइवेटाइजेशन है, ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह का इफेक्ट हमारे इकोनॉमी में देता है। तो ये जो स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट को सपोर्ट करते हुए आर्गूमेंट देना है। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही इफेक्ट्स लिखने हैं। तो इसमें आप पॉजिटिव इफेक्ट में जैसे लिख सकते हो प्राइवेटाइजेशन का, कि पॉजिटिव इफेक्ट्स में प्राइवेटाइजेशन का क्या दे सकते हो, जैसे कि ये अच्छी इफिशिएंसी लाता है, बेटर क्वालिटी लाता है, इन्वेस्टमेंट ये करता है, इसमें होता है, ठीक है। तो ये सब दे सकते हो। अब नेगेटिव इफेक्ट्स में आप जैसे लिख सकते हो, इसमें इससे इनइक्वालिटी आती है, ठीक है। लोगों से प्राइवेट जो कंपनी जो होती है वो प्रॉफिट अर्न करती है, तो वो सब आप नेगेटिव इम्पैक्ट में लिख सकते हो। तो ये 38 क्वेश्चन थे, ठीक है। एग्जामिनेशंस में 38 क्वेश्चन ही आपके पेपर में आने वाला है, और 100 में 10% गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि ये जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पर करवाए हैं, दिए हैं, क्वेश्चन आपका पेपर यहाँ से ज़रूर ही पूछा जाएगा, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आपने पूरा जो भी क्वेश्चन या आंसर्स हो वो आपने कर लिया होगा। बाकी जैसे कि मैंने कहा कि मैथमेटिक्स और साइंस का पेपर का वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ होगा, तो देखना होगा तो जाके देख लेना, जिस भी दिन आपका साइंस और मैथमेटिक्स का पेपर होने वाला होगा उसके पहले, ठीक है। और इसके बाद जल्दी इंग्लिश का और हिंदी का या आईटी का जो भी पेपर बच गया है या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, वो आगे मैं जल्दी आपके लिए लेकर आऊँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। मिलते हैं दूसरे वीडियोज़ में। थैंक यू, बाय बाय।